हेलो। तो आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं कूलम्स लॉ। ओके। पिछले लेक्चर में अपन ने जानकारी ले ली थी कि चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स का उससे क्या लेना देना होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली थी, चार्जिंग मेथड्स देख लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि चार्जेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कल के लेक्चर में एक बात बोली थी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि सिमिलर नेचर के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, पास, और अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे को पास आना चाहेंगे सिंपली। ठीक, तो कैसे चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसके लिए कहानी है हमारे पास कूलम्स लॉ की। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का बेस मान लो इसे, और इस चैप्टर का सब बहुत इंपॉर्टेंट नींव मान लो तुम इस चैप्टर की। ठीक है, चाहे बोर्ड्स की बात करें, चाहे नीट की, चाहे जेईई की, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चाहे आप बोर्ड्स की बात करें या नीट की, ठीक है, सेम चीज रहेगी। चलिए देखो, कूलम्स लॉ में ये बोला गया कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या है? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 और Q2। ठीक, इन दो चार्ज पार्टिकल्स को r दूरी पर रखा गया एक दूसरे से। ठीक, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने लगते हैं। एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करने लगते हैं? फोर्स एक्सर्ट करने लगते हैं। ठीक, और इस फोर्स को नाम हम सिंपली दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इस एग्जांपल में हमने ये मान के चला है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे जो चार्ज है Q1 और Q2, वो चार्ज का नेचर दोनों का पॉजिटिव है। और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे। तो अब Q1 है, Q1 जो है वो Q2 को दूर भगाना चाहेगा। Q1 है, Q2 को क्या करना चाहेगा? दूर भगाना चाहेगा। तो Q1 Q2 पर कुछ फोर्स लगाएगा। Q1 Q2 पर कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक, Q1 Q2 पर कुछ फोर्स लगाएगा। उसको हमने ऐसे लिख दिया, मान लो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। समझ में आएगा बात? ठीक, इसी तरीके से Q2 Q1 पर फोर्स लगाना चाहेगा। Q2 Q1 को दूर कैसे भगाएगा? Q2 Q1 को धक्का देगा। इसको हमने लिख दिया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ओके, ये बात समझ में आई ना आपको? इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, इसको नीचे लिख देते हैं। समझ में आई ना? ठीक, अभी मैं सिंपली आपको क्या बता रहा हूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने फोर्स के सिंबल के ऊपर एरो लगाया है, लेकिन इस वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखने का सेपरेट तरीका मैं बताऊंगा। अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? दूसरी बात, एक और ध्यान देने वाली बात, मैंने बोला कि Q1 Q2 को दूर भगाएगा तो इधर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 को दूर भगाएगा तो इधर फोर्स लगाएगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि Q1 Q2 को इधर भगाने की बजाय इधर इधर नीचे इधर कहीं भगा देता। हमने इधर ही क्यों लिया? क्योंकि अभी मैं लिखवाऊंगा सारी बात, इस डायग्राम को समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूं। लिखवाऊंगा तो मैं अलग से सेपरेटली हूं। ठीक, अभी समझ लेना कि Q1 Q2 को दूर भगाने के लिए फोर्स इस तरफ लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये सेंट्रल फोर्स होती है। लिखाऊंगा, सेंट्रल फोर्स होती है। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। It always acts along the line joining centers। ठीक है, चलिए अब तो यहां पर ये जो फोर्स है, फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में तो लिखा था, अभी सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा है। देखा ये गया कि ये दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है F21 और F12, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, क्योंकि ये फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है।
वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है कि Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि देखा ये गया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा था वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और इन दोनों फोर्सेस को ना, ये जो F12 और F21 है, इसको मैं F से डिनोट कर दे रहा हूं। और ये जो फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इन दोनों की सेपरेशन के स्क्वायर के। फोर्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, तो कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने F से डिनोट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाया तो कोई कांस्टेंट यहां पर आया K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और ये जो कांस्टेंट आया है ना K, इस K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, पाई से तो आप अच्छे से चिर परिचित हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं यहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। अगर हम यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखो, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो यूनिट कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओगे। ठीक है, तो सिंपली यहां पे आपका मैं फॉर्मूला के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे पुट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट सिंपली क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, फोर्स नीचे चला जाएगा यानी कि न्यूटन आ जाएगा नीचे, कूलम चार्ज की यूनिट, कूलम चार्ज की यूनिट, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स नीचे जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो नीचे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये चीज मैं आपको तब ज्यादा अच्छे से समझा सकूंगा जब हम पढ़ेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में ले जाएं। अभी ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये फॉर्मूला है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स का, जब ये चार्ज पार्टिकल्स कहां पर रखे हो? वैक्यूम में। कहां पर रखे हो? वैक्यूम में। ठीक, हालांकि अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए वैल्यू थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन लगभग हम इसे भी यही, एयर में भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, एयर की मैं फिर से बोल रहा हूं कि एयर की वैल्यू वैक्यूम से थोड़ी अलग आती है। आगे जाके हम शब्द एक नया पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसमें आप जानोगे वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा अंतर होता है। वैक्यूम के लिए वो होती है 1 और एयर के लिए होती है 1.006। ठीक, हालांकि लेकिन फिर भी फॉर्मूले के लिए कोई खास अंतर नहीं आएगा, इसलिए ये फॉर्मूले को हम चाहे वैक्यूम में लगा सकते हैं या एयर में। तो कहानी मैंने टोटली आपको क्या बोली कि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर r दूरी पे हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे आप? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस शब्द का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल्स को एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रखें तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, तब मैं ज्यादा अच्छे से इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसकी वैल्यू याद कर लो। क्या ये चीज क्लियरली समझ में आई ना? ठीक, तो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना लगेगा इसकी बात होगी। अब फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो स्टार्टिंग में, तो फोर्स के बारे में थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ये फोर्स कैसी होती है? सबसे पहली बात, ये फोर्स जो हमने सबसे पहली बात यहां पर बोली थी, ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या था वो स्टार्टिंग में अभी हमने जाना। सेंट्रल फोर्स, एक और कोई फोर्स थी जो हमने पढ़ी हो कभी? सेंट्रल फोर्स 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी कैसी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स। ओके, दूसरी बात,
ये फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी होती है, कंजर्वेटिव, यानी कि इसके लिए भी हमें आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझना है। ठीक, ये फोर्स भी कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ को सिंपली फॉलो करती है ये फोर्स। ठीक, चौथी बात, अगर हम इस फोर्स के बारे में बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट और यहां पे हम इस फोर्स की ही चर्चा में लिख देते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स is independent of presence of third particle। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स किसी भी तीसरे चार्ज पार्टिकल के आ जाने से कोई भी अंतर उसमें नहीं आएगा। समझ में आया ना? प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा अंतर होता है बेटा, अच्छे से समझते होगे तुम कि दो लोगों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो तीसरे के आ जाने से हो सकता है बदल जाए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत वफादार फोर्स होता है। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज पार्टिकल के आ जाने से कभी नहीं बदलता है। उस फोर्स की चर्चा में ही ये बात लिख दी है। जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वहीं पर आपको इस लाइन का अर्थ फिर से समझा दूंगा और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगी। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आई? ठीक, क्लियर है ना ये चीज? ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स और इस फोर्स में एक अंतर और है क्या, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो कि दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। क्या यहां तक की बात क्लियरली समझ में आई? ठीक, चलिए फिर आगे इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटे छोटे से। मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए, जिसकी साइड कितनी है ए। ठीक, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं तीनों सेम अमाउंट के क्यू। हमसे बोला गया कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एनी वन चार्ज्ड पार्टिकल, ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ठीक, तो रेदर देन आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन समझो, ये सिंपली वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो कैसे कैसे ये वेक्टर का क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। पहले तो फोर्स का डायरेक्शन आप अच्छे से समझिएगा। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैंने हमेशा अपनी क्लास में देखा है कि फोर्स का डायरेक्शन समझाने के बावजूद भी बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन हमें किधर की तरफ लेना है। तो अच्छे से समझना, जैसे ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को, पहली बात तो तीनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव है। तो एक चीज तो क्लियर है कि रिपल्शन होना है, रिपल्शन मतलब दूर भगाना चाहेगा। अब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे बोला है, मैं मान लो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालने वाला हूं। ठीक, तो इस चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स लगेगा, एक तो इसकी वजह से, इस क्यू की वजह से इस क्यू पर लगेगा, दूसरा इस क्यू की वजह से भी इस क्यू पर लगेगा। दोनों का फोर्स निकाल के उसका बस हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चे यहां पे भी कई बार गलती करते हैं कि फोर्स तो निकाल लेते हैं फिर उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, नहीं करना है ऐसा। ठीक, अब समझो, पहले इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालते हैं। ये वाला जो पॉजिटिव क्यू है ये इस पॉजिटिव क्यू को रिपेल करना चाहेगा। रिपेल करने का मतलब क्या है, धक्का देना चाहेगा। अब धक्का, ये वाला क्यू इस क्यू को धक्का कहां दे सकता है, यहां भगा सकता है, यहां भगा सकता है, यहां भगा सकता है, यहां भगा सकता है। ठीक, मैं 4-5 डायरेक्शन शो कर देता हूं। इधर
इधर इधर इधर, ये मान लो इस फोर्स को F1 F2 F3 F4। ठीक, पहले तो डायरेक्शन समझना है अच्छे से। ठीक, इस क्यू की वजह से इस क्यू पर कौन सा डायरेक्शन है फोर्स का रिप्रेजेंट जो कर रहा है, F1 F2 F3 F4। अभी हमने सीखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेसिकली ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब हमेशा उस लाइन पे एक्ट करेगी जो लाइन उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही होगी। ये लाइन है, क्या ये जो फोर्स है ये क्या इसी लाइन के अलोंग है? क्या ये F2 वाला फोर्स है, क्या ये इसी लाइन के अलोंग है? क्या F3 वाला फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग है? हाँ, F3 वाला जो फोर्स है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन इधर ही लेंगे। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये चार्ज इसे अट्रैक्ट करता तो खींचने की कोशिश करता, ये F3 की डायरेक्शन इधर आ जाती। बस, क्या डायरेक्शन समझ में आई पहले? ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर F3 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। F3 की जगह मैं F लिख दे रहा हूं। ठीक, समझ में आई ना बात है? ठीक, और ट्रायंगल की साइड कितनी है? A और ये F की वैल्यू होगी कितनी? F की वैल्यू होगी K 1/4πε0 के टर्म्स में। आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, सिंपली 1/4πε0 को पूरा मैं K लिख के ही कर दे रहा हूं। ठीक, वैल्यूज दी होंगी तो आप पुट कर देना। ठीक, K Q1 इंटू Q2, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया इस Q की वजह से इस Q। ठीक, अब यहां पे देखो, इस Q की वजह से इस Q पर फोर्स कहां लगेगा? इस Q की वजह से इस Q पर इस लाइन के अलोंग ही लगना है। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये चार्ज इसको धक्का ही देगा, तो इधर ही फोर्स लगना है, इधर ही फोर्स लगना है। और कितना लगेगा? ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड तो इस यहां पे जो फोर्स लगेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी थी? Q और Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? A। ये दोनों चार्ज की भी वैल्यू कितनी है? Q और Q, और इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है? A। तो इस फोर्स को अगर मैंने F से डिनोट किया है तो इन दोनों के बीच की फोर्स को भी मैं F से ही डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक, अब बात आती है कि अब नेट फोर्स कैसे निकालें। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि ये क्वेश्चन किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब सिंपली दो फोर्सेस हैं, जिन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 हाफ। तो अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। अंडर रूट से f स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट में रहेगा तो 3f। तो रूट 3f, और f की वैल्यू कितनी थी? KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर न्यूटन। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स इतना आ गया, तो रूट 3 KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर न्यूटन। तो यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक, K की वैल्यू चाहो तो 1/4πε0 भी लिख सकते हो। क्लियर है ना ये बात? ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, इसी तरीके का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पहले मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कर देता कि ये Q और ये माइनस Q, ये माइनस Q, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल A। समझ में आई ना बात यार? ठीक, अब मैं आपसे बोलता कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q, या सिंपली माइनस Q की बजाय थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देते, इसको मैं बोल देता हूं A वाला चार्ज पार्टिकल, इसको बोल देता हूं B, और इसको बोल देता हूं C वाला चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल B। ठीक, ये जो B वाला चार्ज पार्टिकल है ना, मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम है, Q, बस C वाले का नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो आपको जो B वाला चार्ज पार्टिकल है इस पर नेट फोर्स कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
कॉपी पे सॉल्व करके नीचे कमेंट में तुरंत फोटो खींच के डालो, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन सही है या गलत है, और आंसर क्या होगा ये भी बता दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू 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 और यहां पे ले लेते हैं क्यू। ठीक, या चाहो तो क्यू की जगह माइनस क्यू कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सिंपली कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए और जिसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, बस उन कॉर्नर्स में से एक जो है कॉर्नर उस पे चार्ज अपोजिट नेचर का रखा है, यानी कि नेगेटिव रखा है। तो हमसे बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू का जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझना, डायरेक्शन समझना, नेट फोर्स निकालने का तरीका समझना, बाकी बिल्कुल सिंप्लिसिटी है। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड्स लेवल की बात है। ठीक, देखो क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू। ठीक, इस क्यू की वजह से हमें निकालना किस पे, इस माइनस क्यू की वजह से। इस माइनस क्यू पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। ये तीनों चार्ज पार्टिकल इस माइनस क्यू पर फोर्स लगाएंगे। क्लियर है ना ये बात? ठीक, इस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पर फोर्स कहां लगेगा, सबसे पहली बात डायरेक्शन। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये क्यू इस क्यू माइनस क्यू पर फोर्स ऐसा लगाएगा कि ये इसे अट्रैक्ट करना चाहिए, खींचना चाहिए। तो खींचेगा किस तरफ, इधर कहीं फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, नीचे लगाएगा। फिर से वही बात, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो इधर ही फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मैं डिनोट कर दे रहा हूं एफ से। इस फोर्स को डिनोट कर दिया मैंने एफ से, इन दोनों के बीच में। ठीक, सिमिलरली ये चार्ज पार्टिकल भी इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के। अब ध्यान से देखो, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्यू और माइनस क्यू और क्यू है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का भी क्यू क्यू है। क्लियर नहीं बात? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की भी डिस्टेंस ए है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की भी डिस्टेंस ए है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसीलिए अगर मैंने इन दोनों के बीच की फोर्स को एफ से डिनोट किया है, तो इन दोनों के बीच की भी फोर्स को मैं एफ से ही डिनोट कर दे रहा हूं, एफ से ही डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब इस पे दो चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स हो गई, तीसरे की वजह से और देखनी है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगी। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो ठीक है, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, जो कि सिंपली इस स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। ठीक, तो ये क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि खींचेगा। तो खींचेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मैं लिख देता हूं, मान लो एफ डैश। इस फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, मान लो एफ डैश। क्लियर है ना? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों और इन दोनों के बीच के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की सेपरेशन ए है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन ए है। डायगोनल की सेपरेशन, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन, जो कि अल्टीमेटली डायगोनल है, वो कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, ए रूट 2a। पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, रूट 2a। इसलिए फोर्स सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको एफ डैश से डिनोट कर दिया। ठीक, तो अब नेट फोर्स सिंपली कैसे निकालेंगे इस माइनस क्यू पे। पहले तो देखो इस एफ का और इस एफ का, ये एफ और ये एफ कितने एंगल पे एक दूसरे से, 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। इस एफ का और इस एफ का जो रिजल्टेंट है, इस एफ का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा, उसको मैं लिख दे रहा हूं एफ डबल डैश। कितना लिख दिया, एफ डबल डैश। ठीक, बिल्कुल बीचों बीच क्यों आएगा, क्योंकि दो वेक्टर जो हैं वो दोनों वेक्टर, कौन कौन वेक्टर, एफ और एफ, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है, जो कि अल्टीमेटली डायगोनल की ही डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ डबल डैश। ठीक, तो एफ डबल डैश की पहले तो वैल्यू निकाल लें। एफ डबल डैश किसका रिजल्टेंट है, इस एफ का और इस एफ का। तो और जिनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एफ डबल डैश सिंपली हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री। इन दोनों एफ एफ का, अभी सिर्फ इस एफ और इस एफ के रिजल्टेंट की बात हो रही है जिसको एफ डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो एफ डबल डैश सिंपली कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर लाओगे तो एफ डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी सिंपली रूट टू एफ। अब कहानी बन जाती है नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स अब सिंपली कितना हो जाएगा, अब रिजल्टेंट निकालने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब वेक्टर का फॉर्मूला अब लगाने की जरूरत नहीं है सिंपली, क्योंकि एफ डबल डैश और एफ डैश सेम डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन में ही है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो वेक्टर के फॉर्म में, ठीक। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ डबल डैश प्लस एफ डैश, ठीक। एफ डबल डैश कितना आया, रूट टू एफ प्लस एफ डैश। अब ये जो एफ है, एफ किस किस के बीच में फोर्स था, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक। तो इन दोनों या इन दोनों के बीच में कोई सा फॉर्मूला लगा दो, रूट टू के, इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एफ डैश। एफ डैश किसके बीच का फोर्स था, इस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में, इस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, रूट टू है पाइथागोरस से। तो सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर। तो रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। क्या आपको यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आई, क्लियर है ना, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई ना, ठीक है। चलो अब देखो, कंफ्यूजन कई बार बच्चों को ये होती है कि सर क्यू और माइनस क्यू का प्रोडक्ट माइनस के क्यू स्क्वायर क्यों नहीं आया, मतलब इस f की वैल्यू हमने ली, वो हमने के क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्यू ली, सिंपली के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्यू ली, माइनस साइन क्यों नहीं लिया। देखो माइनस साइन बिल्कुल भी लेने की अभी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता रहा हूं। और दूसरी बात, माइनस साइन की वजह से ही तो मैंने डायरेक्शन डिसाइड किया था ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्यू, इस माइनस क्यू पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो डायरेक्शन क्यों है, एफ ऊपर की तरफ लिया क्योंकि ये की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक बार डायरेक्शन आपने एरो का साइन लगा दिया ना, तो अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव रखना कैसे है, उसकी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों चार्जेस का बस मैग्नीट्यूड रखो, क्लियर है ना ये बात। जब आप सिंपली रिजल्टेंट जब निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो एक बार बस आप डायरेक्शन समझ लो, कौन कौन से डायरेक्शन आएंगे किस किस फोर्स के, उसके बाद आपको सिंपली प्लस माइनस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना है। तो तरीका यहां तक का समझ में आया, क्लियर है ना ये बात, ठीक। चल अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, और किस किस तरीके से कूलम्स फोर्स के क्वेश्चन बनते हैं सिंपली देख लेते हैं। चलिए देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है r, या सिंपली r की जगह मैं वैल्यू ही ले लेता हूं 1 मीटर, दूरी कितनी है यहां पे 1 मीटर। बोला ये गया कि फाइंड, या सिंपली क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर इन अ वे so that the force between them is minimum. Find force between them. क्वेश्चन समझना, देखो इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो मैं एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं, मेरी भाषा कुछ और लिखना चाहूंगा, कुछ और समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं समझा देता हूं कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, ठीक। क्वेश्चन ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी वो मिनिमम लगेगी। इनका मैग्नीट्यूड चार्ज का कुछ इस तरीके से है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, मिनिमम फोर्स होगी। तो उस मिनिमम फोर्स की मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली के भी लिख सकते थे, Q
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो सिंपली 1 स्क्वायर। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स हो वो मिनिमम हो, ये फोर्स हो वो कैसी हो, मिनिमम हो। ये फोर्स मिनिमम तब हो सकती है जब ये Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम हो, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, कांस्टेंट। तो फोर्स मिनिमम तब होगी जब Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। अब क्वेश्चन ये होता है कि Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब Q1 और Q2 है क्या, दरअसल वो क्या है, वो चार्ज पार्टिकल्स। Q1 और Q2 चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम आना चाहिए तभी फोर्स मिनिमम होगा। तो चार्ज का प्रोडक्ट भी मिनिमम तब आएगा जब चार्जेस खुद मिनिमम होंगे। क्लियर है? तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, सबसे पहली बात कूलम। तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, 1 कूलम? नहीं, कल ही हमने या पिछले लेक्चर में ही हमने बात की थी कि मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। ठीक, तो यानी कि मिनिमम फोर्स के लिए, फॉर मिनिमम फोर्स के लिए Q1 और Q2 की वैल्यू सिंपली कितनी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा तभी जाके इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो मिनिमम होगी। सेपरेशन तो उनके बीच की फिक्स है, उसको नहीं बदलनी है, सेपरेशन इतनी है, इतनी सेपरेशन पे रखा है। तो चार्ज पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड इतनी होनी चाहिए तभी उनके बीच की फोर्स मिनिमम होगी, क्योंकि चार्ज इससे छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा चार्ज जब होगा तभी फोर्स भी उनके बीच की मिनिमम होगी। क्लियरली बात समझ में आई ना ये चीज? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2010, AIPMT प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन ये है, आप देख ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। 2010 प्रीलिम्स, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. ठीक, क्वेश्चन उसने ये बोला है कि 2 पॉजिटिव आयन है, दोनों का चार्ज है Q और उन दोनों के बीच की सेपरेशन है D। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, उन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और उनके बीच की सेपरेशन है D। अगर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है F, समझना ध्यान से, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं AIPMT 2010। अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड है Q और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है D, और इनके बीच की जो फोर्स है जो कि हो जाएगी KQ²/D², उस फोर्स का वैल्यू भी F ही दिया है। ठीक, तो उसने ये बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, ईच आयन विल बी। उसने चार्ज की वैल्यू E दी है, Q की वैल्यू सिंपली E दी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब n की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक, समझ में आया ना? चलिए, सिंपली सिंपल सा लॉजिक यार, कोई उसमें गणित नहीं ज्यादा। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q²/D²। ठीक, तो Q² की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, 4πε0 FD²। Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4πε0 F इंटू D²। ठीक, अब हमें ये पता था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे या चार्ज बॉडी पे जो चार्ज हमेशा होगा वो होगा Q = NE।
प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना होगा Q इक्वल्स टू एनी, चार्ज क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था ना कि जब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये जो चार्ज है आयन है उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकाले या दिए जाते थे तभी चार्ज आता था ना सिंपली, तो n इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, तो Q की वैल्यू सिंपली क्या लिख दोगे Ne, तो Q स्क्वायर क्या हो रहेगा n स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू डी स्क्वायर। ठीक, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू डी स्क्वायर, तो और ये E स्क्वायर इधर से नीचे आ जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू सिंपली कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, कुछ भी नहीं, बस फोर्स का फॉर्मूला लगाना था और Q का वैल्यू कितना था n, बस यहाँ पे लगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, उसने बोला था नंबर ऑफ मिसिंग आयंस बताना है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन सॉरी बताना है। ठीक, तो चार्ज को हमेशा कैसे लिखते हैं, Ne, जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए होंगे मान लो तो उसी वजह से चार्ज आया होगा उस पर। ठीक है ना, तो Q को क्या लिख सकते हो, Ne, n की वैल्यू हमें निकालनी थी, सिंपली आंसर आ गया। तो नीट के या बोर्ड्स के क्वेश्चन आते बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में डिफिकल्ट आते हैं तो बेसिकली एग्जाम निकालने की स्ट्रेटेजी ही होती है कि जितना क्वेश्चन का सिलेक्शन जरूरी होता है उतना ही क्वेश्चन का रिजेक्शन भी जरूरी होता है। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करने वाला है, तो इस क्वेश्चन को तुरंत उसी दौरान अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हार्डली एक दो क्वेश्चन होते हैं पेपर में, मान लीजिए 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल से आएंगे। बोर्ड्स और नीट का बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ठीक है, कंसेप्ट अगर बेसिक आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन का, आपको आइडिया, अगर एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो आपकी अप्रोच आपको समझ में आने लगती है कि इस रास्ते से जाना है, तब फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। क्लियर है, चलिए तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। ठीक, कूलम्स लॉ की यहाँ पे बात की। कूलम्स लॉ, आज पूरा लेक्चर कूलम्स लॉ ही चलना है। ये कुछ एप्लीकेशन थे कूलम्स लॉ के, कूलम्स लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस भी देखते हैं। ठीक है, चलो कूलम्स लॉ के एक दूसरे एप्लीकेशंस हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक, चलिए क्या है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में, सुनना किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं देखना। एक क्वेश्चन ये आया कि 2 चार्ज पार्टिकल है जिसमें से एक पर चार्ज है Q और एक का चार्ज है 4Q, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है R। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, R। बोला गया कि फाइंड position where 2Q charge will remain in equilibrium। क्वेश्चन ये है कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल लाए जिसका चार्ज है 2Q, उसे किस जगह पर रखा जाए कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, क्वेश्चन सबसे पहले इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, 11th में हमने जाना होगा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 हो। तो हमें यानी कि क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि 2Q चार्ज को आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर उस 2Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो, 0। 2Q चार्ज पर कितना हो नेट फोर्स, 0। तो अब देखो आइडिया आई थिंक थोड़ा बहुत लग रहा होगा, वैल्यू तो नहीं बट इतना आइडिया लग रहा होगा कि कहां पर रखना चाहिए कि नेट फोर्स 0 आ जाए। ठीक, चलो स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, सबसे पहले Q और 4Q यहाँ पे, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, R। ठीक, ये सेपरेशन है R। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मैं 2Q चार्ज को यहां रखूं, ये 2Q चार्ज मैंने यहां रखा। ठीक, तो इस Q की वजह से इस 2Q पर फोर्स इधर लगेगा, इस Q की वजह से इस 2Q पर फोर्स इधर लगेगा, मान लो F1।
क्योंकि ये Q जो होगा वो 2Q को रिपेल करना चाहेगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो Q 2Q पे धक्का देना चाहेगा, तो 2Q को धक्का इधर ही देगा। सबसे पहले बात 2Q को पे ही फोर्स क्यों निकाल रहा है, क्योंकि 2Q को ही इक्विलिब्रियम में रखना है, 2Q को ही इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब 2Q पर ही नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इसलिए सारी फोर्सेस हमें किस पर देखनी है, 2Q पर। अगर 2Q को यहां रखें तो ये Q वाला चार्ज इस 2Q पर फोर्स इधर लगाएगा, इधर की तरफ धक्का देगा, पॉजिटिव होने की वजह से रिपेल करेगा। 4Q की वजह से भी 2Q पर फोर्स इधर ही आएगा, 4Q वाला जो चार्ज होगा वो 2Q को, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से 4Q वाला चार्ज 2Q को भी रिपेल करेगा, तो 2Q पर भी फोर्स इधर ही आएगा। तो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। कैंसिल आउट करेंगे तभी जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ पाए। क्लियर? तो एक चीज तो समझ में आ रही, 2Q को यहां नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर 2Q को यहां रख दे तो 2Q को अगर यहां रख दोगे तब भी वही दिक्कत है, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। 4Q की वजह से भी 2Q पर इधर लगेगा, रिपेल करेगा, इसको F2 लिख दिया। Q की वजह से भी 2Q को उधर ही धक्का देगा, तो इधर ही फोर्स लगेगा F1। तो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, नेट 0 नहीं आ पाएगा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, तो 2Q को इधर भी नहीं रख सकते। अगर इधर रख दे तो इधर कहीं रख दे, तो इधर कहीं बीचों बीच ना मान के कहीं भी रख दिया मैंने अपने मन से, ठीक। तो Q की वजह से 2Q पर फोर्स इधर लग जाएगा, 4Q की वजह से, इसको F1 लिख दे रहा हूं, 4Q की वजह से 2Q पर फोर्स इधर लग जाएगा, F2 लिख दिया। 4Q की वजह से 2Q पर फोर्स इधर लग जाएगा, Q की वजह से 2Q पर फोर्स इधर लग जाएगा। नेट फोर्स 0 नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है ना? अगर मान लो बीचों बीच भी रखा होता तब भी आपका नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता ही आता। क्लियर? तो ये पोजीशन भी यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? क्या कोई पोजीशन मिल रही है? नीचे रखोगे तब भी बिल्कुल सेम समस्या, बस नीचे की तरफ फोर्सेज आ जाएंगे, ठीक। तो एक चीज समझ में आई कि 2Q को कहीं यहां कहीं इन दोनों के बीचों बीच कहीं रखना पड़ेगा, तब जाकर नेट फोर्स 0 आ पाएगा, ठीक। अब 2Q को पहले तो आप लॉजिकली समझना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैं आपको बता ही दूंगा, आंसर से समझ में आ जाएगा, फिर कंक्लूजन बता दूंगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, ठीक है। 2Q को एक चीज तो समझ में आई कि इन दोनों को बीच में कहीं अगर रखेंगे, 2Q को अगर यहां कहीं रखें, इधर कहीं रखें, तब जाकर नेट फोर्स 0 आ सकती है, क्योंकि इस Q की वजह से 2Q पर फोर्स इधर लगेगा, इधर कहीं, इसको F1 लिख दिया। इस 4Q की वजह से 2Q पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, इसको F2 लिख दिया। क्लियर है ना ये चीज? तब जाकर फोर्स 0 आ सकता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। अब लॉजिकली मुझे ये समझाना, इस 2Q वाले चार्ज को मुझे Q के नजदीक रखना चाहिए या 4Q के, किसके नजदीक रखना चाहिए? अब ध्यान से देखो, जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट और उनकी डिस्टेंस, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। क्लियर? अगर मैं 2Q को 4Q के नजदीक रखता हूं, 2Q को 4Q के नजदीक रखता हूं, तो 4Q की वजह से 2Q पर फोर्स काफी ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट Q ऑन दैट 2Q। अगर मैं 4Q की वजह से 2Q पर फोर्स निकालूं जो कि F2 है, उसकी वैल्यू काफी बड़ी आएगी उस फोर्स से जो Q 2Q पर लगाएगा। कब? जब 2Q को 4Q के नजदीक रखूं, क्योंकि जब 2Q को मान लो इधर रख दिया नजदीक, एक तो प्रोडक्ट कितना है, 4 2 जा 8 इतना आ रहा है, दूसरी दूरी भी कम है। अब दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, और चार्जेस का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो F2 की वैल्यू 4Q की वजह से 2Q पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू इस फोर्स के, जो कि Q और 2Q पे लग रहा है, क्योंकि इनके बीच का प्रोडक्ट कितना आएगा 2, और डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट भी कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स बहुत कम आएगा। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि 2Q को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए Q के कहीं नजदीक रखना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर आगे बढ़ गए, यहां पे सिंपली एक क्वेश्चन में ही कंसेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन आप भागते हुए आराम से कर लोगे। 2Q को यहां कहीं रखा, Q की वजह से 2Q पर फोर्स आया मान लो इधर F1, 4Q की वजह से फोर्स आया इधर F2, और कितनी कितनी दूरी पे रखा, Q और 2Q के बीच की दूरी मान ली x, और 2Q और 4Q के बीच की दूरी मान ली, फिर ये टोटल दूरी r है, ये अगर x हो गई, टोटल दूरी कितनी थी r, जिसमें से x ही हो गई, तो ये कितनी बची, r माइनस x। क्लियर है ना चीज? ठीक। तो अब अगर 2Q को इक्विलिब्रियम में रखना है, 2Q को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में, तो F1 का मैग्नीट्यूड
F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन शो कर ही दिए हैं, तो F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होना चाहिए, तभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल आ पाएगी। तो F1 का फोर्स किसकी वजह से, Q और 2Q के बीच में, तो कितना हो जाएगा K इंटू Q इंटू 2Q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स किस किस के बीच का है, 2Q और 4Q, तो इनका फोर्स कितना रहेगा K 2Q 4Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, सिंपली k कट जाएगा और क्या कट जाएगा 2Q कट जाएगा। ठीक, यहां से q से q कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर का भी अंडर रूट सिंपली पावर हट जाएगी, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x को उधर ले जाओ तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू r, x इक्वल टू r बाय 3, x इक्वल टू r बाय 3। यानी कि हमें इस 2q चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस स्मॉल q से कितनी दूरी पर रखना चाहिए था, x पे, और x की वैल्यू क्या आ गई r बाय 3। तो x इक्वल टू r बाय 3 फ्रॉम q से कितनी दूरी पे, r बाय 3। तो 4q से कितनी दूरी पे, तो 4q से r माइनस एक्स दूरी है, तो r माइनस r बाय 3 इज इक्वल टू 2r बाय 3 फ्रॉम 4q, 2r बाय 3 फ्रॉम 4q। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये क्वेश्चन का सिंपली कहीं पर भी दिक्कत आ रही है बताना क्लियरली, ये चीज मैंने बहुत आसानी से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक, चल क्लियर है ना? चल अभी इसी वेरिएशन में देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, इसमें मैं बस थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज यहां पे कर देता हूं, आप फिर आप क्वेश्चन समझिएगा करिएगा। क्या कि अगर मान लो मैं ऐसा बोलता कि फाइंड पोजीशन वेयर, मैं बोल देता -2q चार्ज, सिंपली हमें अब 2q की जगह -2q चार्ज को रखना है ऐसी जगह पर जिसकी वजह से वो -2q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, आप फिर से बढ़ जाओ आगे, अब मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं, समझना ध्यान से, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है इस पे, नीट में तो आए हुए हैं, बोर्ड्स पे भी आ सकते हैं सिंपली। ठीक है, चल -2q चार्ज को इधर रखो। एक बार आपको आइडिया डिटेल में समझा दे रहा हूं, फिर आप क्वेश्चन जब करोगे अपने आप समझने लगोगे कहां पे रखना है। q की वजह से -2q पे फोर्स इधर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि q जो होगा वो -2q को अट्रैक्ट करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। 4q भी पॉजिटिव है, -2q को नेगेटिव को अट्रैक्ट ही करेगा, तो इधर ही फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है, -2q पे चार्ज एक ही -2q चार्ज पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। फिर से पूरी डिटेल एनालिसिस आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहां पर रखें -2q 4q की वजह से भी इधर ही फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस q भी अट्रैक्ट करेगा, इधर ही फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स दोनों फोर्सेज जो है सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि अब फिर से यहीं पे -2q, ये प्लस q अट्रैक्ट करेगा, 4q भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स इधर कहीं आ जाएगा, नेट फोर्स इधर कहीं आ जाएगा, तो नेट फोर्स फिर से 0 नहीं आ पाएगा। नेट फोर्स इधर बिल्कुल बीचों बीच ना आके कुछ इधर उधर भी आ सकता है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बस इतना पता पड़ रहा है नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो बीच में कहीं रखें, अब बीच में कहीं रखें तो फिर से सवाल उठता है क्या करें, Q के नजदीक ही रखें? हाँ, Q के नजदीक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि Q से दूरी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वैल्यू कम है चार्ज का। तो Q की वजह से -2q पे फोर्स लगा F1, 4q की वजह से -2q पे फोर्स लगा F2। साइन डायरेक्शन अच्छे समझ लेना, Q -2q अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, 4q -2q अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये डिस्टेंस मान ली फिर से कितनी x, ये डिस्टेंस मान ली फिर से कितनी r माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम में रखना है तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक, तो मैग्नीट्यूड अब लिखना है, मैग्नीट्यूड में एक बार डायरेक्शन शो कर दिया तो अब माइनस साइन को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, KQ 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K 2Q 4Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से वही कहानी आएगी, x की वैल्यू r/3 और r माइनस एक्स की वैल्यू 2r/3, यानी कि r/3 फ्रॉम Q और 2r/3 फ्रॉम 4Q।
ठीक है, हमारे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, आंसर फिर भी वही आया। पहले +2q था तब भी आंसर वही था, -2q को रखना है तब भी आंसर वही है। ठीक, ये जो आंसर बदलेगा वो आंसर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के साइन पर निर्भर करेगा, इसके साइन पर निर्भर नहीं करेगा। ध्यान से देखो, 2q दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक कि 2q की जगह 8q, अगर वैल्यू भी बदल देता, मैं अभी सिर्फ माइनस लगाया, मान लो पिछले क्वेश्चन में 2q लिया था, इस क्वेश्चन में -9q ले लेता, तब भी आंसर वही रहता, क्योंकि फिर 9q यहां रखते, 9q भी कैंसिल आउट हो जाता। तो जिस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है उससे कोई लेना देना नहीं है, किन दोनों चार्जेस की प्रेजेंस में रखना है उस पर आंसर निर्भर करेगा। कैसे, देख लेते हैं। क्लियर है ना? एक बार चलिए, कैसे निर्भर करेगा देखो, वेरिएशन सिंपली। अगर मान लो वही 2q वैल्यू में ले लेता हूं और मैं कर देता हूं -4q, इसको मैंने क्या कर दिया, -4q। ठीक, अब क्वेश्चन वही। ठीक, चलो क्या बन जाएगी कहानी, q -4q दूरी r, इनके बीच की दूरी है r, सही जाए ना। ठीक है, देखो अब सुनो, 2q को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो अब कहानी बनती है कैसे, सुना। सुनना ध्यान से, 2q को अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो अगर मान लो इस 2q को मैं वही पुरानी जगह रखूं, तो क्या यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, देख लेते हैं। ये q और ये 2q पॉजिटिव, तो ये q इस 2q पे फोर्स लगाएगा, इधर F1 लिख दिया। अब ये कैसा है, ये -4q कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इधर F2। तो फोर्सेस दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, यानी कि 2q अब पुरानी जगह पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं आ पा रहा है। तो फिर क्या किया जाए, फिर से लॉजिक समझना पड़ेगा, समझने की जरूरत, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे, देखो इनके बीच की सेपरेशन कितनी थी, r। ठीक, चलो अब एक चीज समझना, जैसे मान लो कितनी वैल्यू थी, 2q को मैं अगर यहां पर रखूं, इस तरफ कहीं रख देता हूं, 2q को इधर कहीं रखा, तो q की वजह से 2q पर फोर्स इधर लगेगा, F1 मान लिया, q 2q को रिपेल करेगा ना, तो इधर फोर्स लगेगा, और -4q की वजह से 2q पर फोर्स इधर लगेगा। F2 थोड़ा सा डायग्राम क्लोज बना देता हूं। ठीक, ये वही डायग्राम। ठीक, q की वजह से 2q पे फोर्स F1 इधर लगेगा, क्योंकि रिपेल करेगा, -4q इस 2q को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, क्या यहां पर नेट फोर्स आने 0 आने के चांस है, हाँ लग तो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 0 आ सकते हैं। तो फिर सर यहां पे भी तो हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, देखो कैसे, यहां पर 2q को रखा, तो इस q की वजह से 2q पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर की तरफ F1 लिख दिया। ठीक, इस -4q की वजह से 2q पर फोर्स अट्रैक्टिव इधर लगेगा, इसको F2 लिख दिया। सर यहां पर भी तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट तो यहां पे भी 0 आ सकता है। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन नेट 0 नहीं हो पाएगा, नेट 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सुनना ध्यान से, q की वजह से 2q पर फोर्स लग रहा है F1, और q से 2q तक की दूरी इतनी है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू x मान लूं, तो बेटा F1 की वैल्यू, F1 मतलब फोर्स q और 2q के बीच का, कितना हो जाएगा, k q 2q अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। और F2 की वैल्यू, जो कि -4q 2q पे लगा रहा है, वो कितना हो जाएगा, k 4q 2q अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है, F1 का वैल्यू बड़ा आएगा कि F2 का, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा कि F2 का। देखो F2 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि F1 में एक तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2, और F2 में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, F1 में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2, और F2 में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 8। ठीक, तो न्यूमरेटर बड़ा है। दूसरा, F1 का डिनोमिनेटर भी F2 से बड़ा है, F1 का डिनोमिनेटर F2 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे F1 का
मैग्नीट्यूड जो है वो F2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा आएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं आ पाएगा। मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए ना, तब जाके नेट फोर्स जीरो आ पाएगा। क्लियरली ये बात समझ में आई ना? तो यानी कि ये वाली पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ऊपर नीचे वाली पोजीशन आप खुद चेक कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फिर सर कौन सी पोजीशन फिर फाइनल की जाए? पोजीशन यही फाइनल होगी। कौन सी? ये वाली। क्यों? क्योंकि Q और 2Q का प्रोडक्ट भले ही कम आ रहा है, लेकिन इस बार Q और 2Q के बीच की दूरी कम है एज कंपेयर टू 2Q और -4Q के बीच की। तो यहां पर पॉसिबल है भैया कि यहां पर 2Q का चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, थोड़ा पास में ड्रॉ कर देते हैं। यहां -2Q था, सॉरी 2Q था, Q की वजह से 2Q पर F1 इधर, -4Q की वजह से 2Q पर F2 इधर। ठीक, और Q और 2Q के बीच की दूरी मान ली हमने x। कितनी मान ली? x मान ली ये दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r। तो अब 2Q को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो तब होगा जब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो। F1 फोर्स लिया है Q और 2Q के बीच में, तो कितना हो जाएगा? K Q 2Q बाय x स्क्वायर। F2 फोर्स है किस किस के बीच में? -4Q और 2Q के। मैग्नीट्यूड लेना है, साइन की वजह से डायरेक्शन शो कर दिया है, तो K इंटू 2Q इंटू 4Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है? K 2Q, Q और Q यहां से कट रहा है, क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? ठीक, अब सिंपली यहां पे अब आगे सोल्व करना है सिंपली। तो अब क्या कर दो? अंडर रूट ले लो, आंसर निकाल लो। कर लोगे ना? समझ में आई ना बात? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? है ना? चलिए, क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, चलो ध्यान से देखना, नजदीक किसके रखना है? Q के। अभी भी नजदीक किसके आ रहा है? आंसर नजदीक किसके आएगा? Q के। ठीक, किससे दूर आएगा? -4Q से दूरी पे आएगा। ठीक, तो अब कभी भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस अगर आएंगे, कभी भी इक्विलिब्रियम वाले अगर क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या कि अगर चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, मतलब जिन चार्जेस की प्रेजेंस में तीसरे चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना है, वो चार्जेस जिनकी प्रेजेंस में रखना है, वो चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, देन equilibrium position of third charge will be between them along the line joining charges, along की जगह on the line। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था Q और 4Q, और बीच में कौन सा रखना था? 2Q। तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हमेशा बीच में ही आएगी। इवन -2Q को भी चार्ज जब रखा था Q और 4Q के, Q और 4Q दोनों पॉजिटिव थे ना, सेम नेचर के, तो -2Q चार्ज को भी रखने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आई थी? बीच में। ठीक, दूसरा कंक्लूजन याद रखना, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग चार्जेस। कि अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो जो तीसरा इक्विलिब्रियम चार्ज को इक्विलिब्रियम में जिस पोजीशन पे रखोगे, वो पोजीशन उन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं, कहीं बाहर आएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? ठीक, तीसरा कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल ऑलवेज बी नियर टू स्मॉलर चार्ज। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना, वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही होगी। 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में ध्यान से देखना, Q 4Q में हमेशा जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, उसके ही पास में इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी।
तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जब कभी भी करने हो आपको, तो आप सिंपली इन तीन कंक्लूजन को अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी इक्विलिब्रियम वाली कंसेप्ट पे बेस्ड एक और वेरिएशन देख लेते हैं इस पे, शायद जेई वगैरह में कभी पूछा गया है शायद। जैसे एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है ये भी Q है मान लो, ठीक है, इनके बीच की दूरी है R, या R की जगह चलो 2R ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों, आसानी होगी। ठीक, थोड़ी और डिस्टेंस, ये Q और ये Q, इनके बीच की दूरी है 2R। ठीक, बोला गया कि a charge capital Q is in equilibrium when placed between those two charges. If Q is slightly displaced, then find its time period of SH. एक कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q एक चार्ज है बेटा, उस कैपिटल Q चार्ज को बीच में कहीं रखा गया है, जिस वजह से वो कैपिटल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स 0 है। अगर उस कैपिटल Q चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, displaced along the line joining charges, ठीक है, along the line, अभी समझ में आ जाएगा इस लाइन का मतलब कि इसी जो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी के अलाउंग अगर इस कैपिटल Q चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया जाए जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, तो वो SHM करेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहली बात हमें पूरी डिटेल समझ लेनी है सॉल्यूशन से पहले कि कंसेप्ट क्या होगा। ठीक, समझना ध्यान से, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, ठीक, चलो थोड़ा और दूर, इन दोनों के बीच की दूरी 2R। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो कैपिटल Q को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो बिल्कुल बीचों बीच में ही आएगा, कैपिटल बीचों बीच में ही आएगा। ठीक, R दूरी पे यहां से, तो ये कैपिटल Q बीच में ही रखा होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो कंडीशन हो गई सिंपली। ठीक, अब बोला है कि अगर इस कैपिटल Q को इसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया जाए, लाइन जॉइनिंग दोस टू चार्ज पार्टिकल, इसी लाइन के अलोंग हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, तो वो SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा। सबसे पहले टाइम पीरियड निकालने से पहले ये तो समझ ले कि भैया SHM करेगा ही क्यों। ठीक, समझना ध्यान से, मान लो इस कैपिटल Q को मैंने हल्का सा X इधर ढकेल दिया, इधर की तरफ Q इधर ढकेल दिया, ठीक है, X यहां से थोड़ा सा X इधर ढकेल दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एक्स, और फिर ये कितनी हो जाएगी R प्लस एक्स, कितनी हो जाएगी R माइनस एक्स ये, और ये कितनी हो जाएगी R प्लस एक्स। ठीक, Q इज डिस्प्लेस्ड X टूवर्ड्स राइट, और X की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, स्लाइटली डिस्प्लेस का यही मतलब। ठीक है, R के कंपैरिजन में बहुत छोटी। ठीक, पहले तो आप ये समझना, इस कंडीशन में Q की वजह से कैपिटल Q पर जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना ही फोर्स Q की वजह से, इस Q की वजह से इस कैपिटल Q पर लगेगा, उतना ही फोर्स। इसको चाहे F1 लिख दो, इसको चाहे F2 लिख दो, F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा। ठीक है,
इन दोनों इस चार्ज पर इन दोनों चार्जेस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और बराबर लगेगा। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, डिस्टेंस R, इसलिए फोर्स बराबर आएगी। इस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब क्या किया, अब हमने क्या किया कि इसको हल्का सा इस स्मॉल क्यू के नजदीक ले आए। इस स्मॉल क्यू के जब नजदीक ले आए तो दूरी कम हो गई ना इनके बीच की, जो पहले R थी अब कितनी हो गई R माइनस एक्स। अब दूरी अगर कम हो जाती है तो फोर्स बढ़ जाती है, अगर दूरी कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगी ना। तो यानी कि Q की वजह से कैपिटल Q पर जो फोर्स लग रहा था F1 वो अब बड़ा हो जाएगा इस Q की वजह से जो कैपिटल Q पे लग रहा था F2। इस केस में F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि इस स्मॉल Q से दूरी कैपिटल Q की बढ़ा दी गई, दूरी बढ़ा दी गई तो फोर्स घट जाएगी। इस स्मॉल Q से कैपिटल Q की दूरी कम कर दी गई है, दूरी कम कर दी गई है तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो F1 का मैग्नीट्यूड F2 से बड़ा हो जाएगा। अब F1 का मैग्नीट्यूड अगर F2 से बड़ा हो जाएगा तो नेट फोर्स कैपिटल Q पे इधर की तरफ आएगा। इधर 10 न्यूटन है, इधर 8 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन, इधर 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पे? 2 न्यूटन, इधर 10 माइनस 8, तो 2 न्यूटन फोर्स इधर आने की वजह से कैपिटल Q चार्ज तुरंत इधर जाएगा। जब हम इसे छोड़ेंगे, जैसे रिलीज करोगे तो कैपिटल Q चार्ज थोड़ा इधर की तरफ तुरंत भागेगा। ठीक, तुरंत जब भागेगा बेटा तो तुरंत भागने की वजह से इसके पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगी? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगी? वेलोसिटी। ठीक, तो तुरंत ये वापस इधर किस तरफ आने की कोशिश करेगा? जब इधर से इधर ढकेला था तो वापस इधर आने की कोशिश करेगा। ये इसकी प्रीवियस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, वापस इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो वापस इधर आएगा तो वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब वो वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नो डाउट नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए। जैसे ही इस Q चार्ज को छोड़ा तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो वापस इक्विलिब्रियम पे आते आते इस चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, जिसकी वजह से वो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। तो Q चार्ज जब किस वेलोसिटी से इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा तो इक्विलिब्रियम पर रुकेगा तो नहीं, ये चीज क्लियरली समझ में आई। फिर वो इस तरफ भागेगा। अब इक्विलिब्रियम से लेफ्ट साइड में जब भागने लगेगा इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके, तो अब जो फोर्स होगा F2, अब जो फोर्स होगा कौन सा? F2, वो बड़ा हो जाएगा। F2 किसकी वजह से? Q और कैपिटल Q की वजह से। तो जब ये चार्ज बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा तो Q और कैपिटल Q के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। फिर इससे स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से फोर्स जो F2 है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जो फोर्स F1 है वो घट जाएगा। ठीक, तो जैसे ही फिर वो इधर कहीं आके अब जब वो इधर आएगा तो इधर की तरफ नेट फोर्स आने लगेगा। अब वेलोसिटी इधर होगी, नेट फोर्स इधर होगी, तो स्पीड घटती जाएगी। घटते घटते फिर एक समय आएगा जब वो स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी तो स्पीड घटेगी ना, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो वो धीरे 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 फिर इसकी स्पीड इक्विलिब्रियम से जब लेफ्ट आ रहा होगा तो स्पीड घटती जाएगी और एक समय बाद फिर से जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा कुछ ना कुछ, जैसे अभी लेफ्ट में आ रहा है वैसे फिर राइट में आने लगेगा, तो फिर इधर भागेगा। ऐसे करते 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 इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अबाउट वो एसएचएम करता रहेगा। क्या करता रहेगा? एसएचएम। क्या कहानी समझ में आई? क्लैरिटी है ये चीज की? ठीक है, तो अब एसएचएम अगर करेगा, ये चीज तो समझ में आ गई, तो एसएचएम करेगा तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा निकाल लेते हैं। चलो देखो, ये सब रब कर दूं मैं। ठीक, देखो चलो, तो नेट फोर्स इस केस में सिंपली कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। मैग्नीट्यूड जो F1 और F2 का अगर हम करें यहाँ पे सिंपली, तो F1 का मैग्नीट्यूड सॉरी नेट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। F1 इधर है, F2 इधर है, नेट इधर हो जाएगा। ठीक, अब F1 की वैल्यू कितनी होगी? गलत लिख दिया क्या? सही लिखा है ना, इक्विलिब्रियम से इधर ढकेला था तो इस Q की वजह से, हाँ सही तो है, F1 माइनस F2 हो जाए क्योंकि F1 बड़ा हो गया। ठीक, F1 किसकी वजह से था? इस स्मॉल Q की वजह से कैपिटल Q पे, तो K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन दूरी कितनी है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस F2 किसकी वजह से? स्मॉल Q और कैपिटल Q की वजह से, K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। K स्मॉल Q कैपिटल Q
अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम में इधर जाएगा और इधर आ जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली। ठीक, आप सिंपली ऐसे समझो ना इसको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आर माइनस एक्स इंटू आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। ये स्टेप समझ में आई ना। ऊपर अभी ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। माइनस साइन मैंने इसको जब अंदर ले जाएंगे तब हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या कट जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 2rx और 2rx क्या हो जाएगा 4rx। ठीक, अब नीचे ध्यान से देखो, एक r माइनस एक्स एक r प्लस एक्स, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये r माइनस एक्स ये r प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहां तक की बात समझ में आई ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन चार्ज पार्टिकल के मास नहीं लिए थे तो मास हम m अज्यूम कर लेंगे। दोनों का मास कितना अज्यूम, सॉरी इस चार्ज पार्टिकल का हमने मास नहीं लिया था जिसको एसएचएम कराना है। इस कैपिटल क्यू का मास हम स्मॉल m अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैपिटल क्यू का मास उसको एसएचएम कराना है तो कैपिटल क्यू का मास हमने स्मॉल m अज्यूम किया है। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो नेट फोर्स की जो कैलकुलेशन चली आ रही है वो सिंपली क्या हो जाएगा 4rx अपॉन, अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला था कि x की वैल्यू r से बहुत छोटी होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आर स्क्वायर से और भी ज्यादा छोटी होगी। तो नेट फोर्स को आप सिंपली लिख सकते हो 4rx अपॉन, तो एक्स स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, इसको आप पूरा क्या मान सकते हो 0 सिंपली मान लो। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या बचेगा आर की पावर 4 बचेगा। ठीक, इस एफ नेट की वैल्यू को मैंने मैग्नीट्यूड को एफ से डिनोट कर दिया है। अब एक आर और नीचे आर की पावर 4 क्या बचेगा सिंपली 4x अपॉन आर क्यू, 4x अपॉन आर। यहां तक की बात आपको समझ में आई। ठीक, ये चीज क्लियरली आपको समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आई ना ये चीज। ठीक, चलो अब देखो ये फोर्स आ गया सिंपली। अब एसएचएम की कंडीशन क्या होती थी, फोर्स क्या हो जाता था सिंपली, क्या आता था एसएचएम में फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, तो 4x अपॉन आर क्यूब। यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 बाय m आर क्यूब, 4 बाय m आर क्यूब। तो ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 बाय m आर क्यूब। अब ओमेगा इतना आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m आर क्यूब बाय 4। ठीक, अब ऑप्शन जो होगा उस हिसाब से आप प्रोसीड कर देंगे इसको आंसर में। ठीक है, तो उस कैपिटल क्यू वाले चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड एसएचएम का कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट m आर क्यूब बाय 4। समझ में आई ना ये चीज, क्लियर है ना ये बात। ठीक है, अच्छा ये साथ में ये भी तो चल रहा था, ये अपन ने पूरी गड़बड़ कर दी। चलो सही कर लेते हैं इसको। 4rx था, ये k q ये भी तो आएगा, ये तो पूरी यूनिट डायमेंशन ही पूरी गलत हो जाएगी। ठीक, इसको सही कर लेते हैं। ये क्या बचेगा k 4rx, r कट जाएगा k सही कर लेना इसको। k जो चल रहा था ना वो छूट गया था, वो उसको नहीं लिया। k ओमेगा स्क्वायर k तो ओमेगा k तो 4k कैपिटल Q स्मॉल। यहाँ तक की बात समझ में आई ना ये चीज। ठीक, तो टाइम पीरियड सिंपली हमारा आ गया 2 पाई अंडर रूट m आर क्यूब। एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं की है।
के कैपिटल क्यू, कुछ मिस तो नहीं हुआ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4rx, के क्यू क्यू यहाँ पे चल ही रहा था तो ओमेगा यहाँ से इतना आ गया mr³ बाय 4 के क्यू यूनिट सिंपली क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ठीक है, टाइम पीरियड इतना ही आ रहा है, समझ में आई ना बात? था कैलकुलेशन मिस्टेक बीच में हुई थी कि वो भी क्या थी, के क्यू की वैल्यू छूट गई थी यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो इतना टाइम पीरियड इसके एसएचएम का सिंपली आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सिंपली एग्जांपल के तौर पे। ठीक, कूलम्स लॉ का एक और वेरिएशन सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने चार्ज रखा था उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अगर कहीं दूसरी जगह हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह पे हो, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? ठीक, देख लेते हैं। ये है मान लो स्मॉल क्यू, ये है मान लो स्मॉल क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2r। एक चार्ज पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, सिंपली x डिस्टेंस पे रखा है सिंपली यहाँ पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो। ठीक है, चलो पूछा गया कि फाइंड नेट फोर्स मैग्नीट्यूड सिंपली ऑन कैपिटल क्यू, नेट फोर्स निकालना है। ठीक, चलो देख लो, वेक्टर का क्वेश्चन है सिंपली, आप इसे कूलम्स लॉ का क्वेश्चन ना समझो, सिंपली वेक्टर का क्वेश्चन। देखो ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस x थी। ठीक, इस स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पर फोर्स इस तरफ लगेगा, F इस तरफ लगेगा। ठीक है, उन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या रहा, इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की वजह से इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स इधर कहीं लगेगा, F इस डायरेक्शन में। ठीक, मान लो ये एंगल थीटा थीटा है, ये एंगल कितना है, अल्फा अल्फा ले लेते हैं, चलो थीटा और क्यू में कंफ्यूजन हो जाएगी, अल्फा अल्फा ये एंगल है। ठीक है, इस क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहली बात ये पाइथागोरस से निकाल लो, ये r ये x, तो ये कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस क्यू और इस क्यू के बीच की भी दूरी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस से। और इसकी वैल्यू f, q और q के बीच में f ली है, तो इस q और q के बीच में भी f ली है, क्योंकि दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दूरी भी सेम है। ठीक है, तो f और f ये वैल्यू है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक, चलो इस Q की वजह से फोर्स इधर लग रहा था F, इस Q की वजह से फोर्स इधर लग रहा था F, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल भी अल्फा था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ये लाइन और ये लाइन, ये डॉटेड लाइन ये और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा, सिंपली ये एंगल अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा। ठीक, अब फोर्स के कंपोनेंट करो, इस F का इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F cos अल्फा, इस फोर्स का इस अल्फा की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, F cos अल्फा, इस फोर्स का इधर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर F sin अल्फा, इस F का भी इधर कितना आ जाएगा, सिंपली ये जगह रह गई थोड़ी सी, इधर भी क्या आ जाएगा, F sin अल्फा। ठीक, समझ में आई ना ये चीज? ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम समझ, मैं बोल दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। इस F का इधर कंपोनेंट F cos अल्फा, इस F का इधर कंपोनेंट F cos अल्फा, इस F का ऊपर कंपोनेंट F sin अल्फा, इस F का ऊपर कंपोनेंट F sin अल्फा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो कैपिटल Q चार्ज था, इस पे F cos अल्फा तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐड कौन हो रहे हैं, सिंपली F sin अल्फा। तो नेट फोर्स सिंपली कितना आ जाएगा Q पर, F sin अल्फा प्लस F sin अल्फा 2F sin अल्फा। तो F नेट
एफ और साइन अल्फा की वैल्यू लिखनी है। एफ तो फोर सिंपली क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। साइन अल्फा, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है x और हाइपोटेनस कितना है अल्फा के लिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो नेट फोर्स सिंपली हो जाएगा 2k/q अपॉन अंडर रूट की पावर मतलब हाफ, उसका पावर 2, तो सिंपली क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है पावर के लिख सकते हो हाफ, यहां पर पावर होल कितनी है 1, यहां पर पावर कितनी है हाफ, मल्टीप्लाई हो रहा है पावर ऐड हो जाएगी, तो नेट फोर्स सिंपली कितनी हो जाएगी 2k/q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो नेट फोर्स कैपिटल क्यू पर इतना आ गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वेक्टर का था, फॉर्मूला था सिंपली के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाकी पूरा क्वेश्चन वेक्टर का था। क्लियर है ना यहाँ बात? ठीक, अब ये क्वेश्चन समझाने का या ये क्वेश्चन बताने का मेरा पर्पस ये था क्योंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन पे 2 वेरिएशन और बन जाते हैं, इसीलिए मैंने ये बोला। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन वो आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट में डालिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक, सबसे पहले सिंपली क्वेश्चन ये है कि फाइंड x in terms of r at which force on q is maximum। सबसे पहले तो ये आपको बताना है x की वैल्यू r के टर्म्स में बतानी है, x की वैल्यू r के टर्म्स में आपको बतानी है कि x की किस वैल्यू पर कैपिटल Q पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, या इसमें सिंपली ये तो पॉजिटिव है ना, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा सिंपली, चलो पहले एक ये वाला कर लो, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कर लो, दूसरा क्वेश्चन इसी वेरिएशन पे मैं बदल देता हूं आपको। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, ये चीज नोट कर लो पॉज करके फटाफट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होते, ये दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, सिंपली नेगेटिव होते। ठीक है, तो इफ x is much less than r, then find time period of SHM of capital Q। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा, उसी क्वेश्चन में बस इतना वेरिएशन कर दिया है कि ये चार्जेस माइनस क्यू हो गए और x की वैल्यू अगर r से बहुत छोटी होती तो कैपिटल Q SHM करता। पहले तो ये पता लगाना है करेगा भी कि नहीं, फिर पता लगाना है कि अगर SHM करेगा तो उसके SHM का टाइम पीरियड कितना होगा। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? वैसे आप चाहो तो सॉल्यूशन यहीं से सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक, चलिए ट्राई करना फिर इसको। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे किसकी बात थी, एक तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की बात होगी, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में फिर हमने सिंपली एसएचएम के क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेना है पॉज करके। ठीक है, अब इसी ये जो एसएचएम वाले क्वेश्चंस देखे थे ना, इसी पे अगर हम सिंपल दो तीन वेरिएशन, दो तीन क्या एक ही वेरिएशन और बचा है, वो अगर हम देखें ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछा जाता है, वो क्या है एक बार और ये लास्ट समझ लेना। ठीक है, मान लो ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक, यहां पर बीचों बीच एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, बीचों बीच मतलब ये आर और ये भी है। ठीक, तो पूछा ये गया कि कैपिटल क्यू इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
कि कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम उसके लिए कैसा है, स्टेबल की अनस्टेबल। ठीक, अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे लिए सिंपली ये होता था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिस पर अगर किसी बॉडी को उस जगह से डिस्प्लेस किया जाए तो वो वापस उसी जगह पर आने की टेंडेंसी रखती है, और अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे इधर उधर खिसकाया जाए और वो वापस आने की टेंडेंसी नहीं रखती है तो सिंपली वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैसी होती थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे जमीन पर रखी हुई बॉल है, ठीक, इसको ऊपर फेंक दो वापस तो वापस नीचे आएगी। तो जमीन पर जब वो रखी थी तो नेट फोर्स 0 था, नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा था, ठीक, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। अब उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर आपने मान लो ऊपर की तरफ फेंका और वो वापस नीचे की तरफ आ रही है तो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है ना, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी पोजीशन थी, सिंपली कौन सी पोजीशन थी, वो सिंपली वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, मैं जमीन पर बॉल रखी है, उसको ऊपर फेंक रहा हूं मैं, इधर उधर मतलब उसी प्लेन में फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे रखी है तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल फेंकने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बहुत आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर छत पर बॉल रखी हुई होती, उसको नीचे आप छोड़ देते तो क्या वो वापस ऊपर छत पे आने की कोशिश करती, नहीं, तो वो पोजीशन कौन सी हो जाती, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यही कहानी कि वापस आने की टेंडेंसी रख रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वापस आने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इस स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में जो चार्ज रखा है कैपिटल क्यू बीचों बीच, ठीक है, अभी दोनों स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, इसीलिए ये तो कंफर्म है कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, दूरी सेम है ना इसलिए, ठीक, तो चार्ज भी सेम। अगर इसको थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस कराया जाए अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस, ये क्यू, ये डिस्टेंस अगर मान लो x डिस्प्लेस करा दिया था तो ये r प्लस एक्स और ये r माइनस एक्स, तो बेटा q की वजह से फोर्स इधर की तरफ F1, स्मॉल q की वजह से इधर की तरफ फोर्स F2, ठीक, लेकिन अब बड़ा कौन होगा, F2, किससे, F1 से, तो बेटा वापस इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा तो फिर F1 बड़ा हो जाएगा तो फिर इधर आने की कोशिश करेगा। तो यानी कि ये चार्ज है कौन सी, ये चार्ज की जो ये वाली पोजीशन थी इक्विलिब्रियम की, ये कौन सी पोजीशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आंसर हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, ठीक, क्यों नहीं कह सकते, सुनना ध्यान से। अगर इसी चार्ज को ये जो इक्विलिब्रियम में था कैपिटल क्यू, मैं ऊपर की तरफ धक्का दे देता, x ये r और ये r ऊपर की तरफ धक्का दे देता, तो इस स्मॉल क्यू की वजह से यहाँ पे ना रख के इसको ऊपर ले जाता, इस स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स इधर आता, इस स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स इधर आता। क्लियर है ना? ये वाले जो कंपोनेंट होते सिंपली ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, ये चलो ऐसे लिख देता हूं, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो इस कैपिटल के ऊपर नेट फोर्स आता कि नहीं आता, आता, ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं बट ये तो ऐड हो रहे हैं। तो कैपिटल के ऊपर जो कि ऐसे रखा था, सॉरी ऊपर कहीं रखा था, इस कैपिटल के ऊपर नेट फोर्स आता ऊपर की तरफ, और वो कैसा आता, ये जो नेट फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, क्या ये उसे वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है कि दूर ले जाने की, दूर ले जाने की। तो फिर इस दौरान ये चार्ज के लिए ये पोजीशन कौन सी होती, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी पोजीशन होती, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंडीशन, ये जो स्टेबल और अनस्टेबल पूछा है ना इसने, या तो वो कंडीशन दे दे कि अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया है या परपेंडिकुलर टू द लाइन, तब हम बता पाएंगे इसके बारे में। क्लियर है ना ये बात? तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट क्लियर है।